तो आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज जानेंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि आखिर में इसका कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट कितनी है, एज लिमिट है या नहीं है, या फिर सिलेबस जो अपलोड किया गया है नेक्स्ट के, इसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये सिलेबस क्या है, ये रेशनलाइज सिलेबस है या फिर ये सिंपली जो प्रीवियस जो सिलेबस है एनसीईआरटी का वो है। तो इसके बारे में बात करेंगे, साथ में बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बार का जो सब सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी वो कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है इस बार, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेट से रिलेटेड जितने भी आगे चल के जितने भी प्रॉब्लम आएगी आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और इसके अलावा हम आपको सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या करना होगा, ये सारे चीज़ों के बारे में इस चैनल पे आपको मिलता चला जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आया जिसके थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि आपके जो क्वेरी है वो मैं इन से 6 पॉइंट के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आखिर में ये जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर नेक्स्ट है, यानी कि क्या आखिर में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए नेक्स्ट 2024 को फॉर्म भरने के लिए, तो इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ये तो एब्सोल्युटली इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और चलते हैं आगे क्या देखते हैं, ये सब हम इसी वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए नेक्स्ट में। पहला आपको जो होना चाहिए वो रेगुलर स्ट्रीम होना चाहिए। इसके बारे में सारे लोग तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो वो यानी कि जो स्टूडेंट केवल एग्ज़ाम देने जाते हैं, यानी कि केवल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं 11th 12th, तो वो लोग इसको नेक्स्ट एग्ज़ाम को नहीं फील कर सकते हैं। जो क्लासेज जाते हैं यानी कि जो रेगुलर होते हैं कोर्सेज जिसमें आपको क्लास करनी पड़ती है, वो वही स्टूडेंट क्या होती है इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। दूसरा बात ये है कि आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्या होगी कि आपको जो 2022 और 2023 यानी 22 या 23 या फिर 24 में अगर आप अपीयर कर रहे हो तभी इसके लिए आप एलिजिबल हो। इसके अलावा बात करते हैं तो आपको अगर आप 2024 में पास बोर्ड दे रहे हो तो आपको क्या करनी होगी। उस समय तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपका मार्कशीट तो नहीं आ सकता था, इसी कारण ये बताया गया है कि इसमें आपको क्या करनी होगी। एडमिशन के टाइम यही कोई सितंबर के टाइम पे इसका काउंसलिंग शुरू हो जाता है और एडमिशन भी हो जाता है सितंबर में। तो उस समय तक आपका ये जो मार्कशीट आ जाता है वो आपको वहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपको क्या करनी चाहिए। 12th में आपको मिनिमम कितना 60% मार्क आपको चाहिए 12th में। और इसके अलावा बात करते हैं तो SC ST को कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है। वो मिनिमम मार्क उनके लिए 55% चाहिए होता है नेक्स्ट एग्ज़ाम को देने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं अगर इनमें से किसी तरह का सर्टिफिकेट वगैरह उपस्थित नहीं हो पाता तो वो सारा डिसीजन किसके होता है, जो एडमिशन कमेटी होता है उसके रिगार्डिंग होता है। मतलब कि अगर आप एडमिशन कमेटी ये चाहता आपको मौका दिया जाए तो आपको ये प्रोविजनली एडमिशन ले लिया जाता, नहीं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाता। उसके अलावा बात करते हैं तो पहला हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया कि आखिर में हमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए जो हम नेक्स्ट का फॉर्म भर सकते हैं 2024 का। तो इसके अलावा बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा ये है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न कैसा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें क्या था कि 4 सब्जेक्ट होते थे और बात करते हैं तो उसमें से 12 यानी कि जो 12 प्रॉब्लम आते थे, क्वेश्चन आते थे, उसमें आपको सिंगल करेक्ट होता था और जो 5 आते थे वो होते थे मल्टीपल करेक्ट आंसर। तो टोटल हो जाते हैं पर सब्जेक्ट 17 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार से क्या हो गया, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टोटल चेंज कर दिया गया और इसमें से आपका जो सब्जेक्ट तो 4 ही रहेंगे, बट जो आपका जो प्रॉब्लम सीट आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का, वो आएगा आपको 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। कहने का मतलब
कि एक सब्जेक्ट का आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, और अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो वो 3 नंबर आपको मिलेंगे, अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप छोड़ देते हो, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो वो आपको किसी भी तरह का नंबर प्राप्त नहीं होता। और जो अगर बात करते हैं तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया तो आप समझिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट 60 मार्क का यानी कि 60 नंबर का होगा। और कई लोगों का ये डाउट था कि क्या हमें 4 जो सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, चारों सेक्शन अटेम्प्ट करनी चाहिए, या फिर हम अगर 3 सब्जेक्ट भी यानी 3 सेक्शन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी कि हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो मैं बताऊं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऑल द सेक्शन यानी कि सारे सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको इच्छा है तो आप चारों जो सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स का, उसका आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। बट अगर आपको मेरिट में जाना है तो आपको केवल 3 जो सेक्शन है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जो मेरिट लिस्ट भी बनेगा वो बेस्ट 3 स्कोर्स जो आपने प्राप्त किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथमेटिक्स सेक्शन से, केवल उसके 3 सेक्शन यानी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो, या फिर बात करते हैं पीसीबी की, पीसीएम की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई 3 आपका ये जो सेक्शन होगा वो आपको कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये जो सेक्शन है ये आपको स्कोर करनी पड़ेगी, कम से कम आपको जो 3 सेक्शन है आपको क्लियर करनी होगी। और आपको इच्छा तो आप चौथे सेक्शन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेबल होगा कि आप 3 सेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट क्या होगा, वो दोनों जो मेरिट लिस्ट बनता है उसके थ्रू क्या आप सीबीएस या फिर नाजा जैसे एक बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि जो 3 स्कोर होते हैं 4 सेक्शन में से, उसी को कंसीडर किया जाएगा, बाकी सबको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पूरा जो आउट ऑफ कितना टोटल मार्क हो जाते हैं वो कितना हो जाएगा 180। कहने का मतलब 180 मार्क में से आपको जितना भी स्कोर आता है उसमें आपको मेरिट लिस्ट निकलेगा। यानी कि अगर आप ऐसे 4 सेक्शन की बात करते हैं तो ये टोटल हो जाते हैं कितने 240 मार्क होता। बट ये 4 सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं कोई 3 सेक्शन का तो वो आ जाता है कितना 180 मार्क्स का। तो आपको ये करना है कि आपको केवल 3 सेक्शन पे ही फोकस करनी है। चौथे सेक्शन का आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको केवल वही वेस्ट स्कोर काउंट किया जाएगा, 3 सेक्शन काउंट किया जाएगा जिसमें आप अच्छे किए होंगे स्कोर। इसके अलावा आप देख सकते हो, और इसके अलावा आप और सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का इस साल से प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला है, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि आखिर में एज लिमिट है या नहीं है। ये तो मैंने एक और बात बताई थी, एज लिमिट तो नहीं है। आपका कितना भी एज है आप भर सकते हो, लेकिन हाँ आपका जो 12th होना चाहिए, जो आपका 12th जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो आपको पता मैंने पहले ही बता दिया, वो आपको 2022 या फिर 23 या फिर जो 24 में जो दिए हैं वही इस नेक्स्ट एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसे अगर पहले देखा गया था कि पहले एक डेट भी लिमिट होती थी कि आप इतना से इतना उम्र के हैं तभी आप फॉर्म भर सकते थे। बट इस बार से ऐसा नहीं किया गया। अगर आप 22 या फिर 23 या फिर 24 में 12th एग्ज़ाम क्रैक किए हैं यानी कि पास किए हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो, और आपको किसी तरह का एज का प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि नो एज लिमिट, आपको कितना भी एज है, कम है या फिर ज़्यादा, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बताया गया, ये सारा जो मैंने जो भी लिया गया ये सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया, आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं तो जो सबसे ये इम्पोर्टेंट बात थी एज लिमिट। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एज लिमिट तो नहीं है, लेकिन इसके लिए एक रूल है कि अगर आप 12th एग्ज़ाम ये 22, 23 या फिर 24 में दिए हैं तभी आप क्या कर सकते हो,
इसके लिए एलिजिबल हो। अगला टॉपिक की बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता कि आखिर में रिजर्वेशन है या नहीं। लेकिन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है। तो इसमें जो रिजर्वेशन है वो इस तरह का कि अगर आप ओबीसी एनसीएल के अंदर आते हैं तो आपको 27% क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेज जो बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आपका किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाता। और अगला है जो SC ST को होता है उन सबको 15% सीट, उन सभी के लिए 15% सीट रिजर्व होती है। SC के लिए 15%, जबकि ST के लिए बात करते हैं तो 7.5% सीट क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं ST के लिए। दूसरी बात करते हैं तो क्या दिव्यांगजनों के लिए भी सीट का आरक्षण होता है? हाँ, वो अगर जनरल OBC या फिर SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको भी क्या होते हैं, 5% सीट रिजर्व होते हैं, उनके लिए भी सीट रिजर्व होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बात मैंने कर लिया। अब आगे की बात करते हैं, कुछ डाउट भी होते हैं तो देखते हैं कि आखिर में इम्पोर्टेंट डेट, जो एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये अप्रैल में आया था 2 या 3 के, तो इसको आप कंसीडर मत करिए क्योंकि अब तो स्टार्ट हो चुका है, आप फिल कर सकते हो। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो है 31 मई। मतलब कि अगर आप इतने दिनों तक इसके पहले आप फिल कर देते हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा बात करते हैं डाउनलोड, कब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो 15 जून से आप कर सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये देख सकते हो 30 जून को ये होगा। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। एक तो मॉर्निंग का होता है शिफ्ट, यानी जो 9 AM से 12:30 PM, और जो सेकेंड टाइम होता है वो होता है 2:30 to 6 PM। और अगर रिज़ल्ट देखनी है तो वो रिज़ल्ट कब आएगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा कब, 10 जुलाई को 2024 में आपको ये रिज़ल्ट शो हो जाएगा। बहुत ही जल्दी ही ये अपना रिज़ल्ट शो कर देता है, क्योंकि ये CBT बेस होता है तो बहुत ही जल्दी ही ये अपना रिज़ल्ट जारी कर देता है। तो अगले बात करते हैं, अगला एक और टॉपिक है कि आखिर में सिलेबस क्या है, नेक्स्ट 2024 का सिलेबस क्या है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर में नेक्स्ट 2024 का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस उन्होंने ये क्लियरली कहा कि जो NCERT का रेशनलाइज सिलेबस है साइंस का, वही उनका मेन सिलेबस है, बेस है। और आप यहाँ पे जाके NCERT का जो रेशनलाइज सिलेबस है वो आप देख सकते हो। इस अगर आप ये जो लिंक है उस पर आप जाओगे तो आप देख सकते हो। और इसके अलावा बात करते हैं तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसे दिए गए हैं कि जो NCERT का जो रेशनलाइज है वो स्टेट ऑफ मैटर फुल चैप्टर वो क्या किया जाए, हटा दिया गया है। और केमिस्ट्री का पार्ट 2 में, यानी कि जो 12th था उसमें हाइड्रोजन चैप्टर, S ब्लॉक, P ब्लॉक यानी 11th का ही है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये हटा दिया गया। बट बात करते हैं नेक्स्ट ने अपना एक सिलेबस रिलीज़ किया है। उन्होंने तो कहा है कि क्लियरली कि जो NCERT का रेशनलाइज सिलेबस है न्यू, वही होगा उनका बेस। बट ये भी उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जारी किया कि जो उनका अपना जो सिलेबस है वो ये है कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सब तो है। बट NCERT के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर पूरी तरह से गायब कर दिया गया NCERT के थ्रू। बट जो नेक्स्ट ने अपना रिलीज़ किया सिलेबस, उसमें ये क्लियरली दिया गया कि स्टेट ऑफ मैटर भी उनके सिलेबस में कंसीडर किया गया है। सो आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट अगर बात करते हैं NCERT में, तो सॉलिड स्टेट गायब कर दिया गया यानी डिलीट कर दिया गया। बट नेक्स्ट के सिलेबस में, यानी कि उन्होंने जो PDF अपलोड किया वेबसाइट पे, उनके अनुसार ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है और नेक्स्ट के लिए भी है। तो आगे और उन्होंने कुछ ऐड भी किया जो प्रैक्टिकल्स हैं, यानी कि जो फिजिक्स भी होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, तो उनके कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है इस बार से। देख सकते हो बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, फिर ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप वो पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा ही आपको फोकस करनी पड़ेगी थियोरेटिकल, यानी जो चैप्टर है उसके। और यही हमारा था जो मेन टॉपिक था कि जो टॉपिक है मैंने ये कर लिया। और आप देख सकते हो, अगर आपको तब भी किसी तरह का डाउट या फिर किसी तरह का क्वेरी बचता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नाइजेस्ट्रो, आप उससे जुड़ सकते हो। और
आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो। और अगर बात करते हैं कुछ कि हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी 211 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं, और अगर आपको भी जुड़नी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और डायरेक्टली हमसे किसी भी तरह का नेट से रिलेटेड या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आप अपना क्वेरी या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेट से रिलेटेड या फिर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहा और इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और किसी तरह का और भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ ही सकते हो और पूछ सकते हो। और तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे चैनल पे बता सकते हो। तो इसके लिए धन्यवाद। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।